चले, कल लास्ट में हम लोगों ने जो टेस्ट वगैरह थे आयंस के उसके बारे में डिस्कशन किया था। टोटल 8 टेस्ट हो गए थे ना लास्ट में। K2SO4 वाला वो हो गया था। हाँ जी, ठीक है। अब आज के लेक्चर में हम लोग है ना उसी के आगे, टेस्ट के आगे कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स और गिवन है मॉड्यूल के अंदर, वो को बस ऐसे डिक्टेट कर दे रहा हूँ। मॉड्यूल अगर आप लाए हो तो आप मॉड्यूल में देख लेना, पेज नंबर 126 निकाल लो। पेज नंबर 126 लाए तो ठीक है, नहीं लाए तो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं, 4-5 लाइन छोड़ देना, है ना। छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, डिक्टेट कर दे रहा हूँ उसको, मतलब समझाने की या लिखाने की कोई ऐसे अलग से जरूरत नहीं है। मॉड्यूल में गिवन है, देख लें आप। सबसे पहले वहां पर है ना KLMN इस टाइप के पॉइंट्स दे रखे होंगे, नीचे एक फोटोग्राफी वाला पॉइंट होगा, पेज नंबर 126, आई वाला। हाँ, IJKLMNO इस तरह से पॉइंट दे रखे नीचे, है ना, वो देख लेना। उसके ऊपर वाले पॉइंट्स तो हम लोग ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही चुके हैं। फोटोग्राफी वाला पॉइंट दे रखा है, क्या पॉइंट है ध्यान सुनिएगा। क्लास 10th में आप पढ़ते हैं कि AGBR जो होता है फोटोग्राफी में यूज होता है, और AGBR जब आप फोटोग्राफी में यूज कर रहे होते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत जो सिल्वर होता है वो अनडिकम्पोज रह जाता है, और अनडिकम्पोज सिल्वर रह गया तो उसको रिकवर करने के लिए क्या करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो सॉल्यूशन मिला देते हैं। उसमें जो थायोसल्फेट होता है वो बेसिकली लिगेंड की तरह काम करता है और सिल्वर के साथ क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स, और वो कॉम्प्लेक्स जो है वो रिकवर हो जाता है। इस तरह का पॉइंट वहां पर गिवन है। इसके अलावा वहां पर आप और कुछ पॉइंट देखेंगे तो एक विल्किंसन कैटलिस्ट मेंशन होगा। विल्किंसन कैटलिस्ट आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हाइड्रोजनेशन जो होता है एल्कीन्स वगैरह का, वहां पर यूज हो जाता है ये, ठीक है। तो नोट कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल का जो फॉर्मूला है बेसिकली वो आपको याद होना चाहिए, RHCl PPH3, है ना, जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है वो मिल जाएंगे आपको। तो इसको याद रखिए कि कहाँ यूज होता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जानते हैं इसका यूज क्या होता है। इसके अलावा वहां पर EDTA के बारे में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे आपको। EDTA जो होता है एक तो बेसिकली एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर में यूज होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें हार्डनेस की, तो जब हाइड्रोजन चैप्टर आप पढ़ते हैं तो वहां पर हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में मेंशन होता है, और वहां पर यह बताया जाता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, कार्बोनेट और सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं, इनकी वजह से क्या आता है बेटा, हार्डनेस आता है। तो ये जो क्लोराइड, सल्फेट और है ना कार्बोनेट वगैरह, ये सब मोनोडेंटेड लिगैंड की तरह काम कर रहे होते हैं बेसिकली। और EDTA जब आता है तो EDTA इनको रिप्लेस करके खुद कहाँ बैठ जाता है बेटा, कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो होता क्या है कि अगर कैल्शियम क्लोराइड है तब तो हार्डनेस होगा, मतलब कैल्शियम के साथ क्लोराइड भी होना चाहिए तभी हार्डनेस आएगा, या मैग्नीशियम के साथ क्लोराइड होना चाहिए, या कैल्शियम के साथ सल्फेट होना चाहिए, इस तरह की बात आ रही है। लेकिन अगर आपने क्लोराइड हटा के EDTA बना दिया कैल्शियम के साथ, तो अब इसकी वजह से हार्डनेस नहीं होगा, क्योंकि हार्डनेस के लिए कैल्शियम के साथ कौन होना चाहिए, क्लोराइड होना चाहिए, या कैल्शियम के साथ कौन होना चाहिए, कार्बोनेट होना चाहिए, इस तरह की बात आती है। एक और पॉइंट वहां पर दे रखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का, क्योंकि जो आयरन पे रस्ट बन जाता है, उस रस्ट पे जब आप ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्सिलेटो लिगेंड जो होता है वो Fe के साथ कंबाइन होके आयरन ऑक्सिलेटो कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और जिसकी वजह से जो रस्ट का फॉर्मूला वो ब्रेक हो जाता है, मतलब Fe2O3 के बदले Fe ऑक्सिलेटो मिल जाएगा। तो जो रस्ट बन रहा होता है वो रस्ट को आप हटा सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको वहां दे रखे हैं। एक लास्ट में बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट दे रखा है आपको, उसको आप देख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं, आप तो ये ध्यान रखो, रस्टिंग ऑफ आयरन कभी आता है तो आयरन के रस्ट को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है ना, एक सिंपल सा पॉइंट है, कभी आ जाए तो याद रखिएगा। चलिए, ये तो बात हो गई बेटा, जो पॉइंट्स यहाँ पर गिवन थे आप चाहे तो स्पेस छोड़ देना, नोट्स में लिख लेना, क्योंकि दो जगह पढ़ोगे तो है ना, हो सकता है पॉइंट छूट जाए, इसलिए नोट्स में थोड़े से स्पेस छोड़ देना और यहाँ पर लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला एक और टॉपिक यहाँ पर जो आ रहा है दैट इज ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, छोटा सा टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते क्या है इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नाम से एक बात समझ में आ रही बेटा, ऑर्गेनो मतलब कार्बन होना चाहिए, और मेटालिक मतलब कार्बन के साथ कौन जुड़ा होना चाहिए बेटा, मेटल। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जहां पर कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, मेटल, और कैसे जुड़ा हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, आयनिक बॉन्ड नहीं चलेगा। तो अगर कार्बन और मेटल के बीच में किसी कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। हो सकता है कार्बन के साथ मेटल जुड़ा हो सकता है कार्बन के साथ मेटलॉइड भी जुड़ा, क्योंकि मेटलॉइड को भी क्या बोलते हैं बेटा, सेमी मेटल बोलते हैं। तो अल्टीमेटली बात यह कि कार्बन के साथ जो एटम जुड़ा हुआ है उसका EN कार्बन से कम होना चाहिए, मतलब वो मेटल या मेटलॉइड हो चलेगा। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, डेफिनेशन बोल रहा हूं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की, लिखिएगा। those compounds in which those compounds in which carbon is directly covalently bonded, those compounds in which carbon is directly covalently bonded with
मेटल ऑब्लिक मेटलॉइड, कार्बन इज डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड विद मेटल ऑब्लिक मेटलॉइड। तो ऐसा कोई कंपाउंड जहां पर कार्बन डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, या तो मेटल से या मेटलॉइड से, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, है ना। यहां पर नोट बना के एक पॉइंट लिखिएगा, आयनिक मेटल कार्बाइड्स, आयनिक मेटल कार्बाइड्स एंड metal carbonates are not considered as OMC, organometallic compounds. Ionic metal carbides and metal carbonates are not considered as OMC, are not considered as OMC due to presence of ionic bonds, due to presence of ionic bonds, due to presence of ionic bonds। ठीक है, इधर देखें, मेटल और कार्बन की बात करें बेटा, जैसे हमने आयनिक कार्बाइड लिया, याद करिए जब हमने हाइड्रोलिसिस पढ़ा था तो हाइड्रोलिसिस में कार्बाइड्स के टाइप पढ़े थे, आयनिक कार्बाइड, कोवेलेंट कार्बाइड और इंटरस्टिशियल कार्बाइड। आयनिक कार्बाइड के 3 टाइप्स पढ़े थे, मीथेनाइड, एसिटिलाइड और एलिलाइड। तो बाय चांस आपको ऐसा एक कंपाउंड दे दिया CaC2, तो इस कंपाउंड में कार्बन और कैल्शियम, कैल्शियम मेटल है, कार्बन है, तो यहाँ मेटल और कार्बन का बॉन्ड जरूर है, लेकिन ये बॉन्ड कोवेलेंट नहीं है। कैसा बॉन्ड है? आयनिक। और आयनिक बॉन्ड रखने वाले मेटल और कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं कंसीडर किया जाएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक सिर्फ उसको बोला जाएगा जहां पर कार्बन और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। या फिर आपको सपोज ऐसा कंपाउंड दे दिया कैल्शियम कार्बोनेट, यहां भी मेटल का बॉन्ड कार्बन से दिख रहा है आपको, लेकिन अगेन ये बॉन्ड कैसा है बेटा? आयनिक है। और आयनिक बॉन्ड रखने वाले मेटल कार्बन को आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट यहां पर आपको लिखाया गया। अब सुने, एक बात यहां से पता चली कि कार्बन और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरी याद करिए। कोवेलेंट बॉन्ड, अगर 2 स्पीशीज के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो सिग्मा टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, पाई टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, और 2 अगर डबल बॉन्ड बन जाए तो दोनों टाइप का बॉन्ड भी बन सकता है। तो इसके बेसिस पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है या क्लासिफाई किया गया है। लिखेगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें फर्स्ट आएगा सिग्मा बॉन्डेड organometallic compounds। चलो बेटा यहां पर ध्यान देंगे, सबसे पहला टाइप का जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमें डिस्कस करना है दैट इज सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ध्यान सुनना, ये जो कंपाउंड्स आप पढ़ने वाले अभी, ये मेनली जो कंपाउंड्स हैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज आते हैं। कहीं ना कहीं आपने इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया होता है, या तो एज अ कंपाउंड, या एज अ रिएक्टेंट, या एज अ प्रोडक्ट, या फिर एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो मेनली वही कंपाउंड यहाँ पर काम में आएंगे जो, हाँ ये फर्स्ट कैटेगरी में उसी तरह के कंपाउंड आपको मिलेंगे, लेकिन जो सेकंड और थर्ड वाला कैटेगरी हम पढ़ेंगे वहां पर वो कंपाउंड्स काम में आएंगे जो हम ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब लिगेंड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जैसे जाइसे सॉल्ट है, फेरोसिन है, या मेटल कार्बोनिल से जहां सिनर्जिक बॉन्डिंग वगैरह देखी थी। अभी देखिए इसके एग्जाम्पल का कोई एंड नहीं है, तो आप इसको ऐसे रटने बैठेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको समझना है कि इसमें होता क्या, क्योंकि इसके एग्जांपल्स का एंड नहीं है। कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आ सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आप यूज कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम लोग सबसे पहले एग्जांपल की बात करें, नाम से इतना तो समझ में पड़ रहा है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या है? मेटल और कार्बन के बीच में किस टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होगा? सिग्मा होगा या पाई होगा? सिग्मा। अब आप देखिए RMgX लिखा, तो इस रिएजेंट को हम लोग जानते हैं कौन सा रिएजेंट बोला जाता है बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैग्नीशियम एक मेटल है,
अल्काइल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन और मेटल का बॉन्ड बना है, और कौन सा बॉन्ड बना है? आयनिक या कोवलेंट? कोवलेंट। और ये जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये सिग्मा होगा या पाई होगा बेटा? सिग्मा। तो इस तरह के कंपाउंड को क्या बोला गया? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। आइए सेकंड कंपाउंड पे, फ्रैंकलैंड रिएजेंट आप लोगों ने पढ़ा होता है। तो बेटा यहाँ पर R2Zn आपको दे रखा है, जिंक हो गया मेटल, आर हो गया कार्बन, तो कार्बन और मेटल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। और कैसा बॉन्ड है बेटा? सिग्मा बॉन्डेड कोवलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाता है। टेट्रा इथाइल लेड, एंटी नॉकिंग एजेंट आप लोगों ने सुना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बेटा PbC2H5 कंपाउंड आ रहा है। इस कंपाउंड में देखें तो पीबी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन। और यहाँ पर मेटल और कार्बन का कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड है। और ये कोवलेंट बॉन्ड किस टाइप का बेटा? सिग्मा बॉन्डेड है। तो इसीलिए ये सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा। एक लास्ट एग्जांपल और यहाँ पर लिखा हुआ है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। आप लोगों ने पॉलीमराइजेशन पढ़ा होता है एल्कीन्स का, वहां पर ये यूज आता है बेसिकली। और TiCl4 प्लस R3Al का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें से ये ऑर्गेनोमेटेलिक पार्ट नहीं है, ऑर्गेनोमेटेलिक पार्ट ये है। एल्यूमिनियम 3 अल्काइल से जुड़ा हुआ है, इस तरह से आपने बनाया। और यहाँ पर एल्यूमिनियम और अल्काइल के बीच में सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसी को क्या बोल रहे हैं बेटा? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये एग्जांपल्स हैं, है ना। जिगलर-नाटा का आप चाहे तो यूज लिख लेना, यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन या पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। तो ये तो हमने सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में बात करा। सिग्मा बॉन्डेड के बाद सेकंड जो कैटेगरी आती है, दैट इज पाई बॉन्डेड OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। देखिए सेकंड कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो सेकंड कैटेगरी में आता है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब इसको ध्यान समझना, पाई बॉन्डेड सुन के ऐसा फील आएगा कि मेटल और कार्बन के बीच में जो जो कोवेलेंट बॉन्ड बना होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पाई बॉन्ड। लेकिन ऐसा नहीं है। मेटल और कार्बन के बीच में बना सिग्मा बॉन्ड ही है, लेकिन उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए गए वो कौन से हैं? पाई बॉन्डेड। तो याद करिए, हमने लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स का, जिसमें आपको ये वाले 2 एग्जांपल बताए गए थे। ये ईटा वाले जो थे, ये पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड की कैटेगरी में आते थे, और ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन देकर मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बनाते थे बेटा? सिग्मा। तो ऐसा कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जहां पर मेटल और कार्बन इनके स्ट्रक्चर बना चुके हम लोग पहले, है ना। तो मेटल और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन उस कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल किया गया बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एक लास्ट केस आ रहा है आपके सामने, बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। याद करिए, लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन में एक टॉपिक पढ़ा था, सिनर्जिक बॉन्डिंग, जहां पर मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, या फिर CO बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी की बात करी थी। वही वाला एग्जांपल यहां पर आ रहा है। मेटल कार्बोनिल्स में मेटल और कार्बन में से कार्बन पहले इसके साथ क्या बनाएगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती थी, ये वापस रिवर्ट बैक करता था, और ये पाई बॉन्ड भी बनता था। तो ऐसे कंपाउंड जहां पर मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा और पाई दोनों तरह के कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, उसे बोला जाएगा बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। नोट कर लें इसे। चलिए, अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, यहां पर है ना, ये जहां पर हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड खत्म किया है,
यहाँ पर आपका जो ऑफिशियल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद दो चीजें आपको यहाँ पर और पढ़नी है, उसमें एक तो आता है बेटा जॉन टेलर इफेक्ट और एक आता है काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट सीरीज। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही साथ एक ही साल एग्जाम में आए थे, दोनों आपके सिलेबस के नहीं है, दोनों बीएससी हम बोले तो एक तो ऐसा बोल दे थर्ड ईयर या फिर एमएससी में आने वाले पॉइंट्स हैं, पर ठीक है पेपर में आ गया था एक साथ। क्यों आ गया था पेपर में, उसका रीजन है कि जिस एग्जामिनर ने पेपर बनाया तो गुस्से में बनाया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो गया था, उसको दोबारा पेपर बनाने की मेहनत करनी पड़ी थी, है ना, तो उसने बनाया, फिर पेपर ही बनाया अच्छे से, है ना, कि बोले अब बनाता हूँ रुक जा। ठीक है, तो हाँ, तो ऐसा पेपर बनाया उसने, उसमें दो क्वेश्चन एक साथ ही दोनों डाल दिए थे, पर आपके सिलेबस का नहीं। और जहां तक मेरा मानना है कि आगे कभी ये रिपीट होने भी नहीं चाहिए, पर फिर भी अपन लोग समझ लेते हैं एक बार, कभी इनकेस कभी कुछ आ जाए तो आ जाए, अपने को आना चाहिए। ट्रांस इफेक्ट सीरीज की बात करते हैं। ट्रांस इफेक्ट सीरीज जो है ये अल्टीमेटली याद करने वाला ही टॉपिक है। इसमें एक सीरीज बनी हुई है, जैसे एक आपको मैंने बोलता स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की, अभी तक उसको डिस्कस नहीं किया, चैप्टर खत्म हो गया अपना। ठीक है, हाँ, तो अब अपन ट्रांस इफेक्ट सीरीज की बात करें। वैसी एक और सीरीज होती है जिसको काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट सीरीज बोलते हैं। सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन सीरीज बनी कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से सीरीज बनाई गई है ना। इसको तो छोड़ देना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। जॉन टेलर इफेक्ट ठीक है, थोड़ा समझने वाला टॉपिक वो बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, होता क्या है, ट्रांस इफेक्ट सीरीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मान लीजिए एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है प्लैटिनम का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ना, क्योंकि जहां पर भी मेंशन होता है काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट सीरीज का, वो प्लैटिनम के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को लेकर ही डिफाइंड है। प्लैटिनम का एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाया हमने, और इसमें हम लोग क्या कराना चाह रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कराना चाह रहे हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इन द सेंस आपने इसमें से एक लिगेंड हटाया और दूसरा लिगेंड ऐड कर दिया। अब जैसे ही आपने ए हटाया और बी लगाया तो क्या होने वाला है, देखें ध्यान से। कहीं पर भी किसी भी ए को हटा दें और उसके बदले बी लगा दें, क्योंकि अभी चारों पोजीशन क्या है बेटा, सेम, तो आप किसी भी ए को हटा के बी लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर इसके आगे एक और ए हटा के एक और बी आप जोड़ने जाएंगे तो दो पॉसिबिलिटीज बनती है। हाँ, या तो ये आने वाला बी इस बी से सिस पे आएगा या फिर ट्रांस पे आएगा। अब मान लीजिए ये जो आने वाला बी है ये इस बी से सिस पे आया, और एक पॉसिबिलिटी ऐसा बन सकता है कि वो जो ए हटेगा वो ऐसी जगह से हट जाएगा जहां पर ये बी और ये बी कैसे आ जाएंगे, ट्रांस पे। तो इससे डिसाइड होता है कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है और किसका ट्रांस इफेक्ट कम है। जैसे यहां पर बी जो था ये कहां पर आने की कोशिश कर रहा है, पुराने बी से सिस पे या ट्रांस पे, सिस पे। मतलब ऐसा बोलेंगे कि जो ए है और बी है उसमें से बी का ट्रांस पे आने का जो ऐसा कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है वो कम है। इसका मतलब ए के मुकाबले बी का ट्रांस इफेक्ट क्या है, कम। जबकि यहां पर बी जो है वो कौन सी पोजीशन पे आना चाह रहा है, सिस पे आना चाह रहा है या ट्रांस पे आना चाह रहा है, ट्रांस। तो हम ऐसा बोलेंगे कि यहां पर जो बी का ट्रांस पे आने का पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है। तो ऐसे अलग अलग कॉम्प्लेक्स लिए गए और उसमें अलग अलग लिगेंड्स को रिप्लेस करा करा के देखा गया। कभी अगर लिगेंड इस तरह का आ रहा था तो हमने बोल दिया कि जो पुराना लिगेंड था और जो नया लिगेंड आपने रिप्लेस किया उसमें से नए लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट क्या है, ज्यादा, तो उसको सीरीज में हायर प्रायोरिटी पे रख दिया गया। लेकिन अगर पुराने लिगेंड और नए लिगेंड में जब आप नया लिगेंड ला रहे थे और वो ट्रांस पे ना आके सिस पे आने की कोशिश कर रहा था, तो हम ये कह देते हैं कि पुराने लिगेंड के मुकाबले नए वाले का ट्रांस इफेक्ट क्या है, कम है, तो उसको प्रायोरिटी में कहां रख दिया गया, पीछे। तो इस तरह से एक पूरी सीरीज बनाई गई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट सीरीज बोलते हैं। बट ये प्रैक्टिकल फिनोमिना है, करवा करवा के इस तरह से देखा गया और उसी के बेस पे वो सीरीज बनाई गई है। ठीक है, तो अल्टीमेटली कोई ज्यादा जरूरी नहीं है वो सीरीज। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज हमें मतलब या नेक्स्ट जो टॉपिक बोले या लास्ट जो टॉपिक यहां पर बोले जो आपको समझना है वो टॉपिक है जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस है तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन हाँ ट्रांस इफेक्ट के मुकाबले इसको आप समझ के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर कोई भी नया कॉम्प्लेक्स आ जाए, कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर बात करते हैं। याद करिए जब सीएफटी हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बोला था कि लिगेंड के एब्सेंस में पांचों डी के ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है बेटा, सेम, ये डीजेनरेट होते हैं। लेकिन जैसे ही लिगेंड आता था तो लिगेंड का जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच होता था वो ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं मैं, तो किसकी तरफ होता था, ईजी की तरफ होता था। तो उसकी वजह से क्या होता था,
स्प्लिटिंग हो जाती थी और ईजी कहां चले जाते थे, हायर एनर्जी लेवल पे, और T2G कहां रहता था बेटा, लोअर एनर्जी लेवल पे। अब आप खुद सोचिए ईजी ऊपर क्यों गया था, क्योंकि ईजी के जो इलेक्ट्रॉन्स थे और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उस पर डायरेक्ट रिपल्शन लग रहा था, क्योंकि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इसी की तरफ आए थे। अब आप बाई चांस यहां पर फिलिंग करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसी फिलिंग हुई, मान लो D4WFL आपको दिया गया और D4WFL की फिलिंग इस तरह से होगी। यहां पर इस बार ईजी की जो फिलिंग है वो सिमेट्रिकल दिख रही है या एसिमेट्रिकल दिख रही है, एसिमेट्रिकल। भाई बाई चांस फिलिंग ऐसी होती तो लिगेंड इसके पास भी आया, लिगेंड इसके पास भी आया, और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन लगा, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन लगा, और दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो दोनों पे रिपल्शन भी क्या लगता, बराबर, और रिपल्शन बराबर लगता तो दोनों का एनर्जी लेवल भी नीचे से बैरी सेंटर से उठ के कहां पर आता, बराबर जगह पे आता। लेकिन बाई चांस ऐसा फिलिंग हो जाए तो लिगेंड इसके पास भी आया, इसके पास भी आया, पर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इस पर लिगेंड का रिपल्शन ज्यादा लगेगा और इस पर लिगेंड का रिपल्शन कम लगेगा। इस वजह से ये दोनों की एनर्जी बराबर नहीं होगी, इसमें फर्दर स्प्लिटिंग हो जाएगा, जिसपे ज्यादा रिपल्शन लगा वो ऊपर चला जाएगा और जिसपे कम रिपल्शन लगा वो नीचे रह जाएगा। तो अगर एसिमेट्रिकल ईजी की फिलिंग है, उसकी वजह से अगर ईजी फर्दर स्प्लिट हो जाता है तो इस स्प्लिटिंग वाले इफेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, जॉन टेलर इफेक्ट। स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसके बारे में लिखिएगा, ये जरूरी नहीं ट्रांसफर है तो कोई मतलब नहीं है, सीरीज ही याद करनी अल्टीमेटली, इसकी तो करना भी मत, टाइम वेस्ट है ना, कुछ नहीं है। जॉन टेलर भी बता दे रहे हैं बस, तो यहाँ के पेपर में कभी दिख जाए तो कर लेना, वरना तो आने की पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से तो अब नहीं है। एक बार आया था बता दिया ना, उसके पहले पढ़ाया जाता था ना, अभी भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ही नहीं सिलेबस में, आ गया तो सबके लिए नया ही होता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। चलिए लिखे जॉन टेलर इफेक्ट के बारे में। when EG set of orbitals are asymmetrically filled, when EG set of orbitals are asymmetrically filled, then the EG orbitals further split, causing John Teller effect, चलिए अब इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, देखिए फिनोमिना क्या है वो तो हम लोगों ने समझ लिया, पर इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि इनमें से कौन जॉन टेलर इफेक्ट दिखा रहा है और कौन जॉन टेलर इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए अभी आपको मैंने बताया था D7 दे दिया और D7 में आपको क्या दे दिया बेटा, SFL दे दिया, ध्यान से देखिए T2G EG, ये अपन ने बना दिया, ये T2G है ये EG है, और आप D7 की फिलिंग करिए इसमें SFL के हिसाब से, कैसा फिलिंग होगा, 1 2 3 4 5 6 और यहां पर क्या गया 7। अब देखिए इसका EG सिमेट्रिकली फील्ड है या एसिमेट्रिकल बेटा, एसिमेट्रिकल, और अगर एसिमेट्रिकल है तो यहां पर ये क्या दिखा सकता है बेटा, जॉन टेलर इफेक्ट दिखा सकता है, क्योंकि इन दोनों पे लगने वाला रिपल्शन अलग अलग होगा, और जहां पर भी एसिमेट्रिकल ईजी फिलिंग होती है आप बोल सकते हैं कि वो कॉन्फ़िगरेशन जॉन टेलर इफेक्ट दिखा रहा होगा। सेकंड एग्जांपल ले लें इसका, अभी आपको बोला था D4WFL ले लिया सपोज हम लोगों ने, T2G और EG ले लिया, और D4 को WFL के हिसाब से फिल किया 1 2 3 और 4। आप फिर से देख सकते हैं कि EG का जो फिलिंग है वो एसिमेट्रिकल है, और जब तक EG एसिमेट्रिकली फिल्ड होगा जॉन टेलर इफेक्ट आपको ऑब्जर्व होता रहेगा। एक और एग्जांपल ले लें इसका, मान लीजिए D9 कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया और वो D9 SFL या WFL में से कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि D1 D2 D3 में लिगेंड कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, और D8 D9 D10 में लिगेंड कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता। तो उस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ आ गया T2G, यहाँ आ गया EG, और D9 की फिलिंग देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगेन आप देख सकते हैं EG का जो फिलिंग है वो एसिमेट्रिकल है, और एसिमेट्रिकल फिलिंग अगर है तो इसका मतलब है ये कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखा सकता है बेटा, जॉन टेलर इफेक्ट। तो जब भी ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन आ जाए जिसमें EG की फिलिंग आपको एसिमेट्रिकल दिख रही है तो आप मान सकते हैं कि वो कॉन्फ़िगरेशन क्या शो कर रहा होगा, जॉन टेलर इफेक्ट शो कर रहा होगा। और जॉन टेलर इफेक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो क्या रिजल्ट आता है एक्चुअल में, ये हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, इसकी
कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सारी की सारी बॉन्ड लेंथ बराबर होती है अगर साइड एटम सेम हो, लेकिन जब जॉन टेलर इफेक्ट लगता है तो उसकी वजह से सारी बॉन्ड लेंथ में से कोई एक बॉन्ड लेंथ जिसपे एक्स्ट्रा रिपल्शन लग रहा होता है वो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है बेटा, बड़ी हो जाती है। तो कभी भी जॉन टेलर इफेक्ट का जो एप्लीकेशन आता है वो ये आता है कि बॉन्ड लेंथ में क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। सारी बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं बचती, कोई ना कोई एक बॉन्ड लेंथ कंपेरेटिवली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बट ठीक है, अपने स्कोप की बात नहीं है, इसीलिए अननेसेसरी दिमाग लगाने की जरूरत भी हमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक बात और समझिए, मान लो एग्जाम में 4 ऑप्शन है, ठीक है, आपको बोला इनमें से कौन जॉन टेलर इफेक्ट दिखा रहा है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। यहां पर आपने देखा कि ईजी सिमेट्रिकल है, यहां देखा ईजी सिमेट्रिकल है, यहां देखा ईजी सिमेट्रिकल है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन दी हो आपने ईजी निकाला, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल कैसे हो सकता है खाली पड़ा हो सिमेट्रिकल है, हो सकता है एक एक पड़ा हो सिमेट्रिकल है, हो सकता है दो दो पड़ा हो सिमेट्रिकल है, कैसे भी आ जाए। मान लो यहां पर 3 ऑप्शन में तो ईजी सिमेट्रिकल और चौथा ऑप्शन जो है उसमें ईजी एसिमेट्रिकल है, तो आपको पता है कि ये क्या दिखा रहा होगा, जॉन टेलर। पर बाई चांस जो केस आया वो ऐसा आ गया, यहां भी सिमेट्रिकल, यहां भी सिमेट्रिकल, यहां भी सिमेट्रिकल और यहां भी सिमेट्रिकल। ऐसा रेयरली आएगा लेकिन आ सकता है। अगर ऐसा आ गया कि ईजी तो अब चारों में क्या आ गया बेटा, सिमेट्रिकल, और हमें तो चाहिए कि जॉन टेलर के लिए कोई ना कोई एसिमेट्रिकल होना चाहिए, तो यहां एसिमेट्रिकल नहीं दिया, तो आप ईजी के बाद सेकंड प्रायोरिटी पे किसको देखोगे, T2G को। पहले हमेशा ईजी को प्रायोरिटी देना, क्योंकि लिगेंड डायरेक्ट किसके पास आता है, ईजी के पास आता है। लेकिन अगर ईजी हर तरफ सिमेट्रिकल और फिर भी आंसर देना है, तो फिर आप सेकंड प्रायोरिटी T2G एसिमेट्रिकल देखोगे। जहां पर T2G एसिमेट्रिकल होगा फिर आप उसको आंसर बनाएंगे, लेकिन ये तभी करना है जब सब जगह ईजी सिमेट्रिकल हो। ठीक है, इसको क्यों देखेंगे, क्योंकि लिगेंड आता है इसकी तरफ है, इसको प्रायोरिटी दी, लेकिन थोड़ा बहुत तो लिगेंड भले इसकी तरफ नहीं आ रहा, बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन इसमें भी लग रहा होता है, और अगर ये एसिमेट्रिकल है तो इसका भी रिपल्शन थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल जॉन टेलर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एग्जाम में कायदे से बोला जाए तो ऐसे ही ऑप्शन आना चाहिए जहां पर ईजी एसिमेट्रिकल होता है, लेकिन ना आए तो आप T2G भी देख सकते हैं। बट ये फिर से वही बोलूंगा कि अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इस बात को। ठीक है, चलिए यहां पर आके जो जॉन टेलर इफेक्ट है ये भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग डी ब्लॉक। अब वहां पर जहां पर भी आपने ये लिखा है थोड़ी सी जगह छोड़ दें, बात में सब बताएंगे, बात थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए। आप मॉड्यूल सॉल्व करेंगे बिना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, ठीक है, सॉल्व करें, उसके बाद जब मॉड्यूल डिस्कस होगा तब बताऊंगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि आपको इस चैप्टर को बिना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के सॉल्व करने की हैबिट डालनी है। सीरीज बिल्कुल मतलब वैसा क्वेश्चन ही आ जाए कि सीरीज का ही ऑर्डर आ जाए, आया था अभी है ना बीच में, तो वैसा क्वेश्चन आ जाए तभी सीरीज काम में लेनी है, उसके अलावा सीरीज काम में नहीं लेनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसलिए मॉड्यूल आप सॉल्व करें बिना सीरीज के, जब मॉड्यूल डिस्कस करेंगे तब सीरीज बताई जाएगी, आपको ट्रिक बता दूंगा, आराम से हो जाएगा। चलें आगे बात करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक में सबसे पहले हम लोग डी ब्लॉक के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। चैप्टर सिंपल है, ध्यान सुन लेना। जैसा एस ब्लॉक चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था और सिंपल था कंपैरेटिवली, वैसे ही डी एंड एफ ब्लॉक भी सिंपल है ना। ये नॉर्मली बच्चों को टफ लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, क्योंकि जल्दी पढ़ा दिया जाता है इसलिए टफ लगता है, और कोई भी कारण नहीं है। ठीक है ना, हाँ एक लेक्चर में खत्म हो जाता है, अपन पढ़ेंगे आराम से, 2-3 लेक्चर तो कम से कम लगेंगे इसमें, तो आप इत्मीनान से पढ़े, इत्मीनान से समझे। लेकिन हाँ जब पढ़ाया जाएगा उसको घर पे जाकर रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि ब्लॉक में यही एक चीज है, अगर आपने रिविजन नहीं करा तो गायब होने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो बेटा, तो डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद करिए, पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था NS0 to 2 N-1 D 1 to 10। यहां पर भी एक बात बताई गई थी कि NS0 में 0 केवल और केवल किसके साथ आता है बेटा, पैलेडियम के साथ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किस ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, डी ब्लॉक है ना। पहले डी ब्लॉक को ही डिस्कस करेंगे, एफ ब्लॉक बाद में आएगा। कॉन्फ़िगरेशन लिखे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद याद करिए, जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था तो डी ब्लॉक की जो पोजीशनिंग थी वो कैसी थी? इधर एस ब्लॉक आता है, इधर पी ब्लॉक आता है, और बीच में कौन सा ब्लॉक आता है? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा गया था। ठीक है, क्यों बोला जाता है इसको ट्रांजिशन मेटल? उसके लिए एनसीईआरटी दो बातें लिखता है। पहला बात क्या है कि डी ब्लॉक की जो पोजीशनिंग है वो एस और पी के बीच में, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो एस और पी के बीच में कहीं पर होगी। और या फिर आप इधर से इधर जब जा रहे होंगे तो एस से पी ब्लॉक जाने में, ट्रांजिट करने में ये मदद कर रहा होता है, क्योंकि इसी के थ्रू आप ट्रांजिट करेंगे एस से पी पे या पी से एस पे। और इसीलिए इन एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है बेटा? ट्रांजिशन मेटल्स। लेकिन ग्रुप 12 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, जिंदगी कबाड़ा हो गई, जिंक, कैडमियम, मरकरी, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माने जाते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज transition metals as their properties lie in between S and P block elements. As their properties lie in between S and P block elements. As their properties lie in between S and P block elements. अगला स्टेटमेंट लिखे, ZnCdHg, जिंदगी कबाड़ा हो गई, ZnCdHg are not considered as transition metals. ZnCdHg are not considered as transition metals because they do not have incomplete d subshell, in atomic or in ionic form. Because they do not have incomplete d subshell in atomic or in ionic form. Because they do not have incomplete d subshell in atomic or in ionic form. देखिए, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं 3 से लेकर 12 ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, यहां पर आ जाता है ZnCdHg। इस ZnCdHg को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन मेटल्स। और इनको क्यों नहीं बोला जाता? उसका कारण क्या दे रखा है? उसका कारण ये है कि बेटा इन सबका जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इन सबके कॉन्फ़िगरेशन में D1 से लेकर D9 कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। या तो एटॉमिक फॉर्म में ऐसा मिल रहा होगा या आयनिक फॉर्म में मिल रहा होगा। जनरली एटॉमिक फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन कॉपर को आप जानते हैं कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 3d10 4s1 ये होता है। अभी इसके पास डी भरा हुआ है, इनकम्प्लीट नहीं है। ये कौन सा फॉर्म लिया? एटॉमिक फॉर्म। इसका आयनिक फॉर्म लीजिए, तो आयनिक फॉर्म में 4s0 हो गया और अभी भी D10 है, लेकिन इसका एक और आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है, और इस आयनिक फॉर्म में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? D9। तो क्या कॉपर के पास एटॉमिक आयनिक फॉर्म में D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है या नहीं आ जाता? आ जाता है। जिसके पास भी एटॉमिक आयनिक फॉर्म में से D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है उसको क्या बोला जाता है बेटा? ट्रांजिशन मेटल। लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी की अगर मैं बात करूं तो याद करिए, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d10। एटॉमिक फॉर्म में ये D10 है, खाली नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं है, और इसका एक ही आयन बनता है बेटा नेचर में, वो है जिंक +2। और जिंक +2 जब बनेगा तो ये S2 उड़ जाएगा, लेकिन D10 अभी भी D10 है, क्योंकि जिंक, कैडमियम, मरकरी के पास एटॉमिक और आयनिक दोनों फॉर्म में कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल होगा, इनकम्प्लीट नहीं होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। और इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन मेटल नहीं माना जाता, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल होने के लिए डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, चाहे एटॉमिक फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में। यह स्टेटमेंट अभी आपको लिखाया गया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। आप लोग एक बात जानते हैं बेटा कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी ग्रुप्स बने हुए, उन ग्रुप्स में ऐसे ही एलिमेंट्स को रखा गया है जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या होती है? सेम होती है, सिमिलर होती है। इस तरह की बात पढ़ते हैं आप जूनियर क्लासेस से। जब डाउन द ग्रुप प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है तो इसको बोला जाता है वर्टिकल सिमिलैरिटी। क्या बोला जाता है? वर्टिकल सिमिलैरिटी। मतलब ग्रुप में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है? सेम। तो डी ब्लॉक में भी ऐसे ही है कि डाउन द ग्रुप जब आप जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप उन्हीं को रखा गया है जिनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज क्या थी बेटा? सेम।
मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या वर्टिकल सिमिलैरिटी दिखाते या नहीं दिखाते? दिखाते। लेकिन डी ब्लॉक में एक और खासियत है कि ये हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी भी दिखाते हैं, और खासकर 3D सीरीज। 3D सीरीज में फेकोनी साइज वाइज बराबर है, बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम होती है उनकी। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलती है डी ब्लॉक में, जो लेफ्ट टू राइट भी क्या होती है बेटा? सेम होती है। तो डी ब्लॉक के बारे में एनसीईआरटी लिखता है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है दे कैन शो वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखेगा। D block elements can show horizontal as well as vertical similarities. D block elements can show horizontal as well as vertical similarities. D block elements can show horizontal as well as vertical similarities. ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, मीनिंग आपको बता दिया। और मेनली अगर आपसे पूछे कि कौन वर्टिकल, तो सभी दिखाएंगे, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी कौन दिखाता है? तो मेनली 3D सीरीज दिखाता है। 3D 4D 5D में से भी मेनली कौन दिखाता है? 3D सीरीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट हमें देखना है, ये सब तो कॉमन बातें थी, अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हेडिंग डालिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल लें, और पहली प्रॉपर्टी लिखिएगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए लिखिएगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक में डी ब्लॉक मेटल्स आर malleable, ductile and generally hard. Malleable, ductile and generally hard. ये बस सुनने के लिए है, इसका कोई काम नहीं है। 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग कि मेटल्स आर मैलिएबल, डक्टाइल, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्ड होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ये सब चलेगा। ठीक है ना? तो ये लिखा है एनसीईआरटी में, इसलिए लिखवा दिया, कोई काम का नहीं है। आइए सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी का मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड प्रॉपर्टी लिखिएगा मेल्टिंग पॉइंट। पहला प्रॉपर्टी जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गया, सेकंड हेडिंग डालिएगा मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए, अभी हम लोग मेल्टिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे और फिर डेंसिटी पढ़ेंगे, जैसा हम लोग एसपी ब्लॉक में भी करते हुए आ रहे हैं। तो पहले मेल्टिंग, बॉइलिंग और फिर डेंसिटी की तरफ मूव कर रहे होंगे। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। याद करिए, जब हम लोगों ने एस और पी ब्लॉक पढ़ा था, तो मैंने आपको कुछ दो बातें बताई थी कि भाई एक तो छोटा बड़ा हार्ड सॉफ्ट और एक वंडरवॉल। छोटा बड़ा हार्ड सॉफ्ट मैंने यहाँ डिटेल में आपको बताया था बाद में, किसके लिए लगता था? मेटल्स के लिए। क्यों? क्योंकि उनमें मेटालिक बॉन्ड होता है। क्या ये सारे मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं? मेटल्स। तो इसमें भी आप मेटालिक बॉन्ड से चेक करेंगे, इसमें वंडरवॉल फोर्स का कोई रोल नहीं होगा। अब आप मेटालिक बॉन्ड को अगर चेक करें, तो मेटालिक बॉन्ड यहां पर डी ब्लॉक में मेटालिक बॉन्ड कैसे आपको चेक करना है? तो उसके लिए आपको चेक करना होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या चेक करना होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ज्यादा मेटालिक बॉन्ड का कोई फॉर्मेशन कर रहा होगा। डी ब्लॉक में अप्रोच करने का ये तरीका होगा। जैसे एस ब्लॉक में हम छोटा बड़ा हार्ड सॉफ्ट देख लेते थे, यहाँ पर वो नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उतने ज्यादा वो क्या बना रहा होगा? मेटालिक बॉन्ड बना रहा होगा। क्योंकि एस ब्लॉक में जब हम बात करते थे, तो जनरली हम ग्रुप की बात करते थे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर ही होते थे। यहाँ पर आप लेफ्ट टू राइट की बात करने वाले, तो इसमें जो रोल प्ले करेगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रोल प्ले करने वाला है। देखें इधर ध्यान से समझिएगा। 3D सीरीज की बात कर रहा हूं मैं। 3D सीरीज में एलिमेंट्स आ जाएंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। समझते जाइएगा ध्यान से, है ना? अब आप देखिए, सबसे पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख दे रहा हूं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है बेटा 4s2 3d1। इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा बेटा 4s2 3d2। ये आ जाएगा 4s2 3d3। इसका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5। इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5। ठीक है, यहां पर आ जाएगा बेटा 4s2 3d6। यहां पर आ जाएगा 4s2 3d7। यहां पर आ जाएगा 4s2 3d8। फिर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है बेटा 4s1 3d10 और लास्ट में आ जाएगा 4s2 3d10। ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपको इसके अंदर देखना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टोटल देखिएगा, पूरे वैलेंस शेल में देखिएगा 4s और 3d में मिला के आपको देखना है
कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो S2 तो यहाँ भरा है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर 2 अनपेड है, यहाँ पर 3 अनपेड है, यहाँ पर टोटल 6 अनपेड है, एक अनपेड ये और 5 अनपेड ये। यहां पर आप देखें कितने अनपेड है, 5, यहां पर 4, यहां 3, यहां 2, यहां 1 और यहां 0। अब आप इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को देखें अगर S और D को मिला के, तो शुरू में जो फर्स्ट हाफ आपको दिख रहा है, फर्स्ट हाफ कहने का मतलब है मैं स्कैंडियम से क्रोमियम की बात कर रहा हूं, है ना, फर्स्ट हाफ मतलब बिल्कुल आधा मत कर देना, जो आपको दिख रहा है उसके हिसाब से बात करें, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है। अदरवाइज क्या होता, 1 2 3 4 5 होता, और फिर वापस से 4 3 2 1 0 हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, शुरू के हाफ में हमेशा अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जो अभी हम डी में पढ़ रहे हैं ऐसे ही एफ में भी आएगा। फर्स्ट हाफ में अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि डी में 5 डब्बे होते हैं, तो शुरू के हाफ में जब आप फिलिंग करोगे तो पहले सिंगल फिलिंग होगी, और सिंगल फिलिंग होगी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और फिर जैसे ही हाफ खत्म हुआ फिर पेयरिंग चालू हो जाएगी, और पेयरिंग चालू हो जाएगी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम। ऐसा एफ ब्लॉक में भी होगा, लैंथेनाइड्स के लिए बात करेंगे जब, कि पहले F1 से लेकर F7 कॉन्फ़िगरेशन जब आएगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और फिर पेयरिंग चालू हो जाएगी, तो फिर 6 के बाद क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 1 0, इस तरह की बात आएगी। तो यहां पर हम ऐसा बोल रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बेटा, बढ़ रहे हैं, और ये सेकेंड हाफ मान लें इसको थोड़ी देर के लिए, तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कम। याद करिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते थे बेटा, म्यू एस से, और इस म्यू एस का फॉर्मूला होता था अंडर रूट एन एन प्लस 2, जहां पर एन का मतलब होता था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था तो 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग, ऐसी बात कर चुके हैं हम लोग। तो यहां पर इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 1 पॉइंट समथिंग, या आएगा 6 पॉइंट समथिंग, या आएगा 5 पॉइंट समथिंग, और वो 0। शुरू के हाफ में जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये अभी हम लोगों ने अभी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन नहीं किया, अभी हमने सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में डिस्कशन किया। अब आगे आते हैं मेल्टिंग पॉइंट की तरफ, तो ध्यान सुनिएगा। मैंने आपको बोला मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपको क्या देखना है, मेटालिक बॉन्डिंग देखना है, क्योंकि सारे मेटल्स, और मेटालिक बॉन्डिंग डी ब्लॉक में डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में। क्या फर्स्ट हाफ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि इन द फर्स्ट हाफ as the number of unpaired electron increase melting point also increase। क्यों, क्योंकि भाई शुरू के हाफ में मेटालिक बॉन्ड की क्वांटिटी बढ़ रही है, जितना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड बनेगा लैटिस उतना मजबूत बनेगा, और लैटिस अगर मजबूत बनेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इन द फर्स्ट हाफ एज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, लिखवा दूंगा अभी, सुनते जाइए, इन द फर्स्ट हाफ एज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, but in the second half as the number of unpaired electron decrease melting point also decreases। क्या आपको यहां पर सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम और सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिंक के पास दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बेटा, दिख रहा है। तो आपसे पूछे कि 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, क्रोमियम का, और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, जिंक का। पहले आप ये जो लिखा हुआ इसको नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। इसका मॉड्यूल है, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा वो पेपर नहीं बोला तूने, कागज का बना हुआ है, किसका है, अब यहाँ रखा हुआ तो तुम्हारा तो नहीं है ना।
चले बेटा ना, अब ये जहां तक लिखा हुआ है इसके आगे जो मेल्टिंग पॉइंट वाला स्टेटमेंट बोला था मैंने आपको, उसके ऊपर बात कर रहा हूं, लिखिएगा इसके बाद से। इन द फर्स्ट हाफ of 3D series, in the first half of the 3D series, as the number of unpaired electrons increase, in the first half of the 3D series, as the number of unpaired electrons increase, melting point also increases. Melting point also increases. Whereas in the second half of the series, as the number of unpaired electron decrease, whereas in the second half of the series, as the number of unpaired electrons decrease, melting point also decreases. Melting point also decreases. ठीक है, तो पहले हाफ में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है और दूसरे हाफ में मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे इसके बाद, आप चाहे तो रिलेशन लिख लेना ना, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन लिखवा दिया, स्टेटमेंट वही कह रहा है, ठीक है। यहां पर लिखेगा इन 3D सीरीज क्रोमियम हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, in 3D series chromium has highest melting point, whereas zinc has lowest melting point, रीजन आपको ऑलरेडी बता दिया, क्रोमियम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, और जिंक के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं या जीरो है, सबसे कम है, और इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, सबसे कम। आगे सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसा हम लोगों ने अभी बात करा 3D सीरीज में, ऐसा 4D और 5D को इमेजिन करें जरा, तो 4D में बेटा क्रोमियम का ग्रुप कौन आएगा, करोड़ों मोल वाला, और इधर आएगा जिंदगी कबाड़ा हो गई। जैसे यहां पर क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट अपनी सीरीज में सबसे ज्यादा है, वैसे 4D सीरीज के अंदर मॉलिब्डेनम और 5D सीरीज के अंदर टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा बेटा, सबसे ज्यादा। और ऐसे ही जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट अपनी सीरीज में सबसे कम है, ऐसे 4D और 5D में रेस्पेक्टिवली कैडमियम और मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट आएगा, कम आएगा सबसे। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ करोड़ों मोल वाला है ना, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, melting points of CrMoW are found to be maximum in their respective series, whereas ZnCdHg is found to be minimum, तो अपनी अपनी रेस्पेक्टिव सीरीज में इनके मैक्सिमम होते हैं और सामने जो ZnCdHg उनके क्या होता है बेटा, मिनिमम। अब अगला पॉइंट ये आता है कि मान लीजिए 3D में क्रोमियम सबसे ज्यादा है, 4D में मॉलिब्डेनम सबसे ज्यादा और 5D में टंगस्टन सबसे ज्यादा है, तो तीनों में से सबसे ज्यादा कौन होगा उसके ऊपर बात आती है। तो बेटा यहां पर आप मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर किससे कर रहे हैं, मेटालिक बॉन्ड से। मेटालिक बॉन्ड के पहले आपने क्या देखा, अनपेड इलेक्ट्रॉन, और अब आप देखिए क्योंकि सबके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बराबर ही होंगे, सेम ग्रुप की कहानी है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होगी, तो अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है या कम होता है, बढ़ता है। और मेटल्स में अगर मेटालिक कैरेक्टर ही बढ़ रहा है तो उनका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा डाउन द ग्रुप जाने पर। वैसे भी डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन लगता है, तो यहां पर ये नीचे वाले का जेड इफेक्टिव ज्यादा, मतलब इसका मेटालिक बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रांग बनेगा। और क्योंकि इसका मेटालिक बॉन्ड तीनों में सबसे स्ट्रांग बनेगा, इसलिए तीनों में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा बेटा, टंगस्टन का। तो अगला स्टेटमेंट लिखिएगा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट डैश करके टंगस्टन, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट डैश करके टंगस्टन, और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट डैश करके Hg, मर्क्यूरी, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मर्करी। देखिए मर्करी का होना नहीं चाहिए था कायदे से सबसे कम किसका होना चाहिए था, जिंक का, लेकिन हम जानते हैं कि
रूम टेम्परेचर पे दो ही एलिमेंट लिक्विड होते हैं, जिनमें से मेटल में एक ही लिक्विड मेटल होता है और वो कौन होता है? मरकरी। तो इसका मतलब ये आसानी से मेल्ट हो जाता है, तो इसको आप एक एक्सेप्शन की तरह ट्रीट कर ले, चाहे कुछ भी ट्रीट कर ले। तो मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट इन सारे एलिमेंट्स में लोएस्ट आएगा और इन सारे एलिमेंट्स में टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा? हाईएस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली। अब एक और पॉइंट है एनसीईआरटी में, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। इन सबका अगर हम लोग ग्राफ देखें तो एनसीईआरटी ने इनका एक ग्राफ दे रखा है। मेल्टिंग पॉइंट, बस यही ग्राफ है एम, ठीक है, एम टाइप का ग्राफ है इसका। तो मेल्टिंग पॉइंट से एम याद रख लेंगे आप। और ये जो ग्राफ है, मैंने स्मूथ ग्राफ बनाया, इतना स्मूथ नहीं है वहां पर, है ना, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसा वैसा बनेगा, पर ठीक है, अपने को तो पैटर्न समझना है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये कौन आ जाएगा बेटा? स्कैंडियम। ये आ गया क्रोमियम, ये आ गया मैंगनीज, ये आ गया आयरन, और ये आ गया लोएस्ट पे कौन आ गया बेटा? जिंक। तो हाईएस्ट पे आ गया क्रोमियम और लोएस्ट पे कौन आ गया? जिंक। ये आपको समझना है इसमें। अब इसमें खास बात क्या आ रही है वो समझिएगा। मैंगनीज को थोड़ा सा चेक करिए। यहां पर मैंगनीज अपने दोनों आजू बाजू वाले एलिमेंट से कम मेल्टिंग पॉइंट पे, जबकि होना क्या चाहिए था? इसका तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना ही था, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड ज्यादा है। लेकिन जब Mn और Fe की कंपैरिजन करा जाए तो Mn के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए था? ज्यादा। तो Mn और Fe में से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए था Mn का, लेकिन Mn का मेल्टिंग पॉइंट आपको क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं Mn और Fe की, ध्यान से देखिएगा, इस ग्रुप को देखिएगा, मन तक रे और फिर रूठा ओसामा। इनमें से मैंगनीज वाले ग्रुप के पास अनपेयर्ड ज्यादा है, इनके पास अनपेयर्ड कम है। जिसके पास अनपेयर्ड ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन उल्टा मिला है ऑर्डर। लेकिन सिर्फ इन दोनों में, इसमें नॉर्मल ऑर्डर है जो होना चाहिए था। एनसीईआरटी इसको लिखता है, एनसीईआरटी लिखता है कि मैंगनीज और टेक्नीशियम हैव एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट होना नहीं चाहिए था, बट एक्सेप्शनली इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम। और उसके लिए रीजन वो जो देता है, वो देता है कि मैंगनीज और टेक्नीशियम का हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है? हाफ फील्ड स्टेबल। ऐसा एक पॉइंट हम लोगों ने, आपको याद हो तो जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, जानेमन का साइज बताया था आपको, मैन, है ना, Mn का साइज किसके बराबर हो जाता था? जिंक के। वहां पर Mn का मैंने बोला था मेटालिक बॉन्ड वीक हो जाता है। मेटालिक बॉन्ड वीक हो जाता है। क्यों वीक हो जाता है मेटालिक बॉन्ड? क्योंकि यहां पर जो मैंगनीज है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन है D5। एक बात समझिए, कॉन्फ़िगरेशन है D5। क्या D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है बेटा? है। और अगर ये हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो कोई भी बॉन्ड क्यों बनाता है? स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए बॉन्ड बनाता है। पहले से स्टेबल है तो ये ज्यादा बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसका मेटालिक बॉन्ड भले बन भी रहा होगा, ये उतने इफेक्ट के साथ मेटालिक बॉन्ड नहीं बनाएगा जितना इसको बनाना चाहिए था। और जब इसका मेटालिक बॉन्ड थोड़ा वीक बना, तो इसका लैटिस कमजोर बनेगा बेटा। लैटिस कमजोर बनेगा मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली क्या मिलने वाला है? कम। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, एनसीईआरटी लाइन है, Mn and Tc, manganese and technetium, show exceptionally low melting point. Mn and Tc show exceptionally low melting point due to their half-filled stable configuration. Due to their half-filled stable configuration. Due to their half-filled stable configuration. ब्रैकेट में लिख लेना वीक मेटालिक बॉन्डिंग, है ना। हाफ फील्ड होने से क्या हो रहा है? तो मेटालिक बॉन्ड वीक बन रहा है बेसिकली। लेकिन एनसीईआरटी ने हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही लिखा हुआ है, तो एग्जाम में आएगा तो आपको वही रीजन दिखेगा वहां पर, उसी को टिक करना है आपको। चलिए, ये तो बात हुई बेटा मेल्टिंग पॉइंट को लेकर। अब मेल्टिंग पॉइंट के बाद आगे बढ़ते हैं। तो दो प्रॉपर्टीज अभी हम लोगों ने समझी। इसके बाद अगला जो प्रॉपर्टी आता है दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। लिखे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या बेटा? ग्राफ बना लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा देख के बनाना है, सीधा सीधा एम मत बना देना। जो ऊपर है वो ऊपर ही रखना है, जो नीचे है वो नीचे ही रखना है ना। क्रोमियम पीक पे रहेगा और जिंक बॉटम पे रहेगा, इस तरह से बनाइएगा। चलिए बेटा, है ना। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। हेडिंग डाल लें।
अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ ही लिया है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। एक्चुअल में जब कभी मेटल है, तो मेटल का जनरली लैटिस कौन से फॉर्म में होता है बेटा, सॉलिड फॉर्म में। उस लैटिस में से एक मेटल को अगर आपको एटम को निकालना है और उसको वेपोराइज कराना है, तो वहां से मेटल के एटम को निकालने से वेपोराइज कराने तक का जो पूरा एनर्जी का चेंज आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो अब ये जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, एक्चुअल में इसमें पहले तो एटम निकालना और दूसरा वेपोराइज करना, दो पार्ट है। जो वेपोराइज करने वाला जो पार्ट है, आप ऐसा सोचिए कोई लिक्विड है और आप उसको वेपोराइज करा रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है, आप उसको बॉइल करा रहे हो। तो जो पार्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में आप पढ़ रहे हैं, वैसा ही कुछ ट्रेंड बॉइलिंग पॉइंट का भी होगा। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन जो ट्रेंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का है, सेम ट्रेंड डी ब्लॉक के अंदर बॉइलिंग पॉइंट का भी है। और इसीलिए हम लोग इसको साथ में कर रहे हैं, ताकि एक ही बार में दोनों प्रॉपर्टी आपकी हो जाए। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। जनरली ये जो लिखाया जा रहा है ये गलत है, जो लिखा रहा हूं मैं वो गलत है, मतलब 100% ट्रू नहीं है, लेकिन लिटरेचर में और बुक्स में ऐसे ही लिखा जाता है, इसीलिए हम उसको है ना लिख रहे हैं कि बाई चांस कभी आ जाए तो आपको ऐसी लाइन पता होनी चाहिए, वरना ये 100% करेक्ट लाइन नहीं है। लिखिएगा, जनरली greater the number of unpaired electrons, more will be the enthalpy of atomization. Generally, the greater number of unpaired electrons, more will be the enthalpy of atomization. Generally, greater the number of unpaired electrons, more will be the enthalpy of atomization. ये जो आपको लिखाया गया है, ये आप ऐसा सोचेंगे मेल्टिंग पॉइंट में भी तो यही पढ़ा था हमने कि जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो हम वैसे ही बोल रहे हैं कि जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ये बात फिर भी बहुत हद तक सही बैठती है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या बॉइलिंग पॉइंट में ये बात काफी कुछ हद तक सही नहीं बैठेगी, लेकिन फिर भी एक जनरल लाइन ये लिखी जाती है और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कोई लाइन होती है। अब यहां पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है, इसका एक ट्रेंड है, पूरा एनसीईआरटी में इसका वैल्यू दे रखा आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का। तो जो वैल्यू है, वो वैल्यू के बेस से क्या ऑर्डर बनता है, पहले मैं वो ऑर्डर लिख दे रहा हूं आपके सामने, दिखेगा। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये ऑर्डर है। अब इस ऑर्डर को अगर आप देखें तो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन से इमेजिन करने के लिए आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन इसलिए लिखा है ताकि आप इमेजिन कर पाएंगे। ये ट्रेंड है, अब ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है वो समझना है। आप बताइए, वेनेडियम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है बेटा, है। जिंक के पास अनपेड नहीं है, इसका मतलब इसके अनपेड ज्यादा है। एक्सट्रीम एंड पकड़िए हमेशा, जैसा हम एस ब्लॉक पी ब्लॉक से करते हुए आ रहे हैं। इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कम। अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा, और अनपेड इलेक्ट्रॉन कम तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कम। इसका मतलब है ये जो ट्रेंड आपको मिल रहा है, ये कैसा मिल रहा है बेटा, डिक्रीजिंग ट्रेंड मिल रहा है। और ये एनसीईआरटी की वैल्यूज का ऑर्डर बना दिया मैंने, और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है जेई मेंस में कि कौन सा ऐसा डी ब्लॉक का एलिमेंट है जिसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा है। तो आपको पता है तो ही पता है, वरना कुछ भी नहीं होगा। वेनेडियम। कौन सा ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मिनिमम होता है, कौन है आंसर, मैंगनीज। ट्रांजिशन एलिमेंट बोला है, यही करके आए थे बच्चे, जिंक लगा के आ गए थे। ये ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में आपके साथ कभी भी खिलवाड़ किया जा सकता है। डी ब्लॉक एलिमेंट बोल दिया तो आप जिंक लिख देंगे चलेगा, लेकिन जैसे ही ट्रांजिशन बोला आपके दिमाग में तुरंत बत्ती जलनी चाहिए कि जिंक कैडमियम मरकरी हटा दो साइड में, क्योंकि जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। डी ब्लॉक में आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन, आपको कितना भी अच्छी तरीके से आता हो, आपके मजे ले लिए जाएंगे, क्योंकि वहां पर डी ब्लॉक के बदले ट्रांजिशन लिख दे। और ध्यान जाता नहीं है जनरली, क्योंकि जल्दबाजी में अपन को बस जो आता है अपन उसको टिक करने के पीछे लगे रहते और आंसर गलत हो जाएगा बेटा। तो ध्यान रखना, डी ब्लॉक के जब क्वेश्चन आ रहे हैं सतर्क रहना पड़ेगा, आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पर मैं सिर्फ बता सकता हूँ, वहां पर अप्लाई आपको ही करना है। तो ट्रांजिशन मेटल लिखा हुआ आ जाए तो बार बार रिमाइंड करते रहे खुद को, ZnCdHg को ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, लिखे इस ट्रेंड को।
चले इधर ध्यान देना। अभी ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का जो ट्रेंड था ये आपको बता दिया। आप सुने मेरी बात एक और, है ना। ये तो हमने लेफ्ट टू राइट की बात करी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की ऑर्डर आपने लिख लिया होगा। अब ये तो 3D की बात होगी। एनसीईआरटी में डाउन द ग्रुप के बारे में भी कुछ बातें लिखी हुई है, ऑर्डर तो नहीं दिया बट ठीक है, कुछ बातें लिखी हुई है। वो क्या लिखा हुआ है कि जब आप 3D 4D और 5D की बात कर रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 4D और 5D वाले एलिमेंट्स का क्या होगा, ज्यादा। क्यों ज्यादा होगा, हमने अभी बात करी थी कि नीचे जाने पर मेटालिक बॉन्ड क्या होता है बेटा, स्ट्रांग होता है। तो 3D के कंपैरिजन में 4D और 5D का मेटालिक बॉन्ड क्या बनेगा बेटा, स्ट्रांग बनेगा। तो उसको एंथैल्पी जो देनी पड़ेगी एटोमाइज कराने के लिए वो ज्यादा देनी पड़ेगी। तो एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी लिखता है, वो स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। 4D and 5D members, 4D and 5D members have 4D and 5D members have greater enthalpy of atomization. 4D and 5D members have greater enthalpy of atomization as compared to 3D members. As compared to 3D members. चलो बेटा यहां पर ध्यान देंगे। अगला जो प्रॉपर्टी हमें देखना है यहां पर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गया। अब आते हैं डेंसिटी की तरफ। याद करिए एस ब्लॉक में डेंसिटी के लिए हमने क्या ट्रेंड पढ़ा था, तो डेंसिटी डिपेंड्स ऑन मास एंड वॉल्यूम, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता था, मास। ठीक है। अभी इसमें भी आप देखें, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जनरली क्या होता है बेटा, मास बढ़ रहा होता है। ठीक है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मास बढ़ता है जनरली। तो मास बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ेगी। लेकिन एक बात समझिएगा आप, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप मास ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8, 18, 18, 32 इस तरह से बढ़ रहा होता है। जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर एडजेसेंट मेंबर में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है। तो मास जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, जितने से एटॉमिक नंबर बढ़ा उसका डबल मास कर देते हैं, इस तरह से जनरली। ठीक है। तो यहां पर मास ज्यादा नहीं बढ़ता, जबकि डाउन द ग्रुप मास ज्यादा बढ़ता है। तो इसमें मास बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन डेंसिटी मार्जिनली इंक्रीज होती है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल चल रहा होता है। केवल ये जो लास्ट वाला जिंक है, इसमें आपको डेंसिटी इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होते हुए मिलेगी। इसका रीजन क्या है, तो बेटा याद करिए साइज के बारे में जब हम पढ़ते थे पीरियोडिक टेबल में, तो स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक पहले तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता था, फेकोनी का साइज बराबर हो जाता था, और कॉपर और जिंक में साइज बढ़ जाता था। क्योंकि यहाँ साइज बढ़ गया है, 2 बार बढ़ गया बेसिकली। तो साइज बढ़ गया है तो वॉल्यूम बढ़ गया होगा, और वॉल्यूम बढ़ गया होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो जिंक में आपको लोअर डेंसिटी देखने को मिलेगी, और वैसे जनरल ट्रेंड है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर डेंसिटी मार्जिनली इंक्रीज हो रही होती है। इसके अलावा एक और बात देखिए, अगर 3D 4D और 5D की बात करें तो 3D 4D 5D में जाने पर डेंसिटी क्या होती जाएगी बेटा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी। क्यों कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी, क्योंकि यहां पर नीचे जाने पर मास जो है वो बहुत ट्रेमेंडसली बढ़ रहा होगा, और मास बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा होता है। और खासकर 4D और 5D के तो साइज भी बराबर होता है, वॉल्यूम सेम रहा और मास बढ़ गया, इसका मतलब है डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा डायरेक्ट फैक्ट है, वैल्यू बेस्ड। मैक्सिमम डेंसिटी अगर पूछ ले तो इरिडियम का होता है मैक्सिमम डेंसिटी, और इरिडियम और ऑस्मियम का डेंसिटी लगभग बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू वाइज ज्यादा कौन होता है बेटा, इरिडियम। तो कभी पूछ ले कि पूरे डी ब्लॉक में मैक्सिमम डेंसिटी कौन रखता है, तो मैक्सिमम डेंसिटी बेटा इरिडियम का है। बाई चांस ऑप्शन में इरिडियम ना हो तो आप ऑस्मियम भी टिक कर सकते हैं, लेकिन इरिडियम थोड़ा सा ज्यादा होता है वैल्यू वाइज, अदरवाइज दोनों का मार्जिनल डिफरेंस ही है। इसीलिए हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल भी बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यू के हिसाब से इरिडियम ज्यादा है। चलिए इसके बाद डेंसिटी के बाद अगला जो प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी।
चलो बेटा अगली प्रॉपर्टी लिखिएगा, आयनेशन एनर्जी लिखिएगा इसके अंदर, ऑलरेडी स्टडीड इन पीरियोडिक टेबल। लिखिए ऑलरेडी स्टडीड इन पीरियोडिक टेबल। आयनेशन एनर्जी में आप याद करें तो I1, I2 और I3 तीन ऑर्डर बनाए थे हम लोगों ने 3D सीरीज के लिए, और है ना उस टाइम पे बताया था आपको डिटेल में। हाँ पहले वाले के लिए ट्रिक बता दी थी, दूसरा और तीसरा जो था वो आपको मैंने कॉन्फ़िगरेशन से समझाया था, तो उस टाइप की बातें यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, वो तीनों ऑर्डर्स के बाद आयनेशन एनर्जी में कुछ और बातें यहाँ पर हैं जिसके बारे में डिस्कस करना है, इसलिए टॉपिक लिखाया गया, अदरवाइज लिखाते भी नहीं। वो सब बातें तो हम लोग ऑर्डर वाली तो पहले ही कर चुके हैं, इसके अलावा क्या खास बात है वो समझिएगा। क्रोमियम और मैंगनीज को देखिए सर, और क्रोमियम और मैंगनीज में याद करिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 4s1 3d5, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा 4s2 3d5। अब एक बात बताइए, 4s1 3d5 हम I1 की बात कर रहे हैं सपोज, तो I1 क्या बोलता है बेटा, वैसे भी लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड I क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे कहां से निकालोगे, 4s से, और इसका पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, 4s से ही निकालोगे, आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा पहला इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन 4s1 से निकल रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन 4s2 से निकल रहा है, दोनों में से स्टेबल कौन है, 4s2। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। तो हम लोग ये जानते ही है कि क्रोमियम और मैंगनीज में से फर्स्ट आई किसकी ज्यादा है, मैंगनीज की। ठीक है, ये ऑर्डर आ गया। लेकिन इसके बाद अगर आप I2 पे गए तो ये 3d5 बन चुका है और ये 4s1 बन चुका है। तो अगला जो इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे वो यहां से निकालोगे, और अगला जो इलेक्ट्रॉन आप यहां से निकालोगे, 4s1 और 3d5 में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3d5। पता होना चाहिए, आई में लिखा है था, ये कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी नहीं है इसमें। तो ज्यादा स्टेबल या ज्यादा आई किसकी मिलेगी आपको इस बार, क्रोमियम की। मतलब I1 क्रोमियम की कम है लेकिन I2 क्रोमियम की ज्यादा है। फिर आप I3 पे जाइए तो फिर से ऑर्डर घूम जाएगा, क्योंकि ये बन चुका है 3d4 और ये बन गया है 3d5, और ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ऑर्डर आ गया। अब आपसे यहां पर क्वेश्चन क्या बोलेगा,
चलो बेटा, है ना। अभी यहाँ पर ये जो आयनेशन एनर्जी की हमने बात करी कि कौन सा I1 ज्यादा होता है, कौन सा I2, है ना, इस तरह से। तो ये ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ भी चुके हैं कि मैंगनीज का I1 ज्यादा, क्रोमियम का I2 ज्यादा, और मैंगनीज का वापस से I3 क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब आइए यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी की तरफ। तो आई में कुछ खास है नहीं, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ पीरियोडिक टेबल में वही बात आ रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट पे चलते, ध्यान सुनेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अभी हम लोगों ने बीच बीच में क्रोमियम और मैंगनीज की बात करी थी, कल ही बात करी थी जब हमने चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना के बारे में बात करा था। तो मैंगनीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना गया था, +7। क्रोमियम का कितना गया था, +6। डी ब्लॉक के बारे में आप जूनियर क्लासेस में एक बात पढ़ लेते हैं, मतलब 10th 11th में आप ये पढ़ते हैं, 11th 12th में पढ़ लेते हैं। वो क्या होता है कि दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अब आप देखिए, क्योंकि ये वेरिएबल स्टेट दिखा सकते हैं, तो वो वेरिएबल स्टेट का कोई रेंज होता होगा। उस रेंज के लिए वैसे तो कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी एक जुगाड़ वाला फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है जिसको यूज करते हैं जनरली। वो क्या है कि कोई भी डी ब्लॉक का, 3D के लिए बात कर रहा हूं स्पेशली, कोई भी डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे पता कर लेंगे, नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन, उसका आउटर मोस्ट S में जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसका मिनिमम स्टेट हो जाएगा। और उसका मैक्सिमम स्टेट कैसे पता करेंगे, NS इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड N-1d इलेक्ट्रॉन से। जैसे इसको अप्लाई कैसे करना, ध्यान से देखिएगा। एलिमेंट हम लोगों ने लिया, तो एलिमेंट कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला एलिमेंट आ गया बेटा जैसे स्कैंडियम, फिर आ गया टाइटेनियम, फिर आ गया वेनेडियम, फिर आ गया क्रोमियम, फिर आ गया मैंगनीज, फिर आ गया आयरन, फिर आ गया कोबाल्ट, फिर आ गया निकल, फिर कॉपर आ गया, और फिर लास्ट में कौन आ गया, जिंक। ये मान लीजिए एलिमेंट्स है। और इन सब के लिए पहले हम कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दें, क्योंकि यहां पर आपको कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो इनके कॉन्फ़िगरेशंस अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी लिखे थे। इसका कॉन्फ़िगरेशन है बेटा 4:3d1, बनाते जाए टेबल साथ साथ आप लोग। 4:3d2, यहां पर आ जाएगा 4:3d3, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की। 4s1 3d5, ये आ जाएगा 4s2 3d5, देन आ जाएगा 4s2 3d6, फिर आ जाएगा 4s2 3d7, फिर आ जाएगा 4s2 3d8, देन आ जाएगा 4s1 3d10, और लास्ट में आ जाएगा 4s2 3d10। ये कॉन्फ़िगरेशन है। चले बेटा, ना यहाँ पर ध्यान देंगे। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन अभी आपके सामने लिखी गई है, इसके बेसिस पे हम लोग बात करने वाले हैं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। टोटल आपके पास 20 कंडीशंस आने वाली, यहाँ पर 10 मिनिमम और 10 मैक्सिमम। उनमें से आउट ऑफ 20 4 बार ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है ये काम नहीं करेगा, मतलब 4 एक्सेप्शन आएंगे बेसिकली, ऐसा कहना चाह रहा हूं मैं। और 2 बार मिनिमम में दिक्कत आएगी, 2 बार मैक्सिमम में दिक्कत आएगी, वो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। बाकी हर जगह ये फॉर्मूला काम कर जाएगा, तो बहुत सारा काम आपका आसान हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले स्कैंडियम की बात करें, ध्यान से देखिएगा। इसमें बताइए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मूला क्या लिखा बेटा, NS इलेक्ट्रॉन। NS का इलेक्ट्रॉन कैसा भी हो, पेयर्ड हो अनपेयर्ड हो चलेगा। बस डी के लिए जब देखना होता है तो कौन से देखने होते हैं बेटा, अनपेयर्ड। देखें क्या स्कैंडियम के पास 4s में दो इलेक्ट्रॉन है या नहीं है बेटा, है। तो इसका मिनिमम स्टेट कितना बन रहा है बेटा, +2। यहां पर भी मिनिमम स्टेट बनेगा +2 यहां पर मिनिमम क्या बनना चाहिए बेटा, +1। जो चेंज आएगा वो बाद में करेंगे हम लोग, यहां पर अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख दे रहा हूं, उसको क्रॉस कर देंगे हम लोग। ये आ गया इस तरह से, ये इनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला होनी चाहिए थी। अब इनके मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, NS प्लस अनपेयर्ड N-1d। NS में कितने इलेक्ट्रॉन, दो। क्या ये D1 अनपेयर्ड है या नहीं बेटा, है। एक बार अनपेयर्ड पहले बता दे रहा हूं क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखूंगा फिर। इसके पास कितने अनपेयर्ड है, 1। तो 2 + 1 3, अनपेयर्ड है 2, अनपेयर्ड है 3, अनपेयर्ड है 5, अनपेयर्ड है 5, अनपेयर्ड है 4,
पेयरिंग हो गई है। 3 2 0 0 डी की बात कर रहा हूं, और यहां पर भी 0। तो अब इसको हम ऐड कर देते हैं एस में। तो 1 + 2 कितना आगे बढ़ा 3, यहां पर 2 + 2 कितना आगे बढ़ा 4, यहां पर 3 + 2 कितना आगे बढ़ा 5। देखे ध्यान से, अब जैसे यहां पर 3 आया तो 2 और 3 तो पास पास थे, लिख दिया। यहां पर मिनिमम आ रहा है +2 और मैक्सिमम कितना आ रहा है +4। तो इसके बीच में जो स्टेट आ रहा होगा वो भी ये शो कर सकता है, क्योंकि मेटल है 1/1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है। तो +2 और +4 के अलावा ये क्या दिखा सकता है बेटा, +3 भी दिखा सकता है। ऐसे यहां पर आपका मैक्सिमम स्टेट कितना आ रहा है +5 और मिनिमम कितना आ रहा है +2। तो ये इंटरमीडिएट जो स्टेट्स होंगे वो भी दिखा सकता है। यहां पर +3 भी शो कर सकता है, +4 भी शो कर सकता है। हो सकता है इनमें से कुछ स्टेबल स्टेट हो, कुछ अनस्टेबल हो, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है कि ये शो कर सकते हैं। यहां पर 5 अनपेयर्ड और 1 s इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6। तो आप देखिए क्रोमियम का मैक्सिमम स्टेट कल भी बात करा था 6 ही होता है, CrO2Cl2 या K2CrO4 वगैरह में। तो ये इंटरमीडिएट स्टेट +2 +3 +4 +5 भी शो कर सकता है। इसी तरह से मैंगनीज की बात करें, 5 अनपेयर्ड है और 2 s है, टोटल हो गया 7। तो इसका हाईएस्ट स्टेट बनेगा 7, और 7 तक जाते जाते जो भी स्टेट्स बीच में आ रही हैं वेरिंग बाय 1, एक से चेंज करते हुए, वो सारी ये शो कर सकता है। इसी तरह से आयरन के पास कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं बेटा 4, और यहां पर 2 है। तो 4 + 2 कितना हो गया 6, +3 +4 +5 और +6। अब आप जानते हैं कि आयरन जनरली 2 और 3 दिखाना चाहता है, पर आयरन 4 5 6 भी दिखाता है। और हमने ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, आयरन 1 भी दिखाता है। ये मैं उतना ही बनवा रहा हूं जितना एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, बट आपको पता होना चाहिए कि आयरन +1 दिखा सकता है, यस दिखा सकता है, पता होना चाहिए। आयरन +6 दिखा सकता है, लेकिन जनरली दिखाता नहीं है। इसका मतलब है ये सब स्टेबल और अनस्टेबल सारी स्टेट्स मिला के लिखा गया है। उनमें से कौन सी किसकी स्टेट स्टेबल होती है वो हमें ऑलरेडी जो हम कंपाउंड्स पढ़ते आ रहे हैं उनको देखकर जज करना आना चाहिए। जैसे मैंगनीज की बात करें और क्रोमियम की बात करें, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी चैप्टर में। इनके ऑक्साइड्स पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल से। मैंगनीज का ऑक्साइड पढ़ा था, इनके बारे में लिखा था बेसिक, एम्फोटेरिक, एसिडिक, वही वाली बात है। मैंगनीज +2 +4 +7 और +6 में भी कंपाउंड बनाता है। जो मैंगनेट बनेगा वो +6 में बनेगा और परमैंगनेट +7। क्रोमियम, इसका पहला ऑक्साइड बनता है CrO +2, फिर बनता है Cr2O3 +3, और फिर बनता है CrO3 +6। तो ये इनकी स्टेबल स्टेट है। बीच वाली स्टेट कभी कभार दिखा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली स्टेबल स्टेट दिखाना प्रेफर करेंगे। कोबाल्ट पे आइए, 3 अनपेयर्ड है बेटे यहां पर, और 2 यहां पर है। तो 3 + 2 कितना हो गया बेटा 5। तो यहां पर +3 +4 और +5 इसकी स्टेट होनी चाहिए थी। आगे आइए, यहां पर +2 के अलावा +3 +4, यहां पर +1 ही रहेगा, क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर्ड नहीं है, और यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका 1 ही रहना चाहिए। जबकि हम जानते हैं एक्सेप्शन दिखाएगा, +2 भी दिखाता है, तो वो मैं अभी बात करता हूं, और इसमें +2 ही आएगा। ये जो अभी फॉर्मूला है उसके हिसाब से ये बनना चाहिए था। अब इसमें चेंज कहां का पर है, ध्यान से देखिएगा। पहला चेंज है स्कैंडियम में। किसमें है बेटा, स्कैंडियम। और बाकी तीनों चेंज सी वाले एलिमेंट्स में। कौन से एलिमेंट्स में, सी वाले। ठीक, जब इधर लिखा है इसका मतलब है मिनिमम में दिक्कत है, और उधर लिखा है मतलब मैक्सिमम। मतलब शुरू के जो 2 एक्सेप्शन आ रहे हैं उनमें मिनिमम में दिक्कत है, और बाद के जो 2 एक्सेप्शन है उनमें मैक्सिमम में दिक्कत है। क्या दिक्कत है यहां पर, स्कैंडियम +2 दिखाता ही नहीं है। स्कैंडियम का एक ही स्टेट पॉसिबल है, और वो है +3, क्योंकि +3 में ये इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेता है, इसलिए +2 पे रुकता नहीं है, +3 पे जाता है। क्रोमियम, क्रोमियम में भी दिक्कत है मिनिमम में। क्रोमियम का मिनिमम 1 होता ही नहीं। क्रोमियम का स्टार्ट होता है कहां से, +2 से, और जाता कहां तक है, +6 तक। कोबाल्ट, कोबाल्ट में दिक्कत है मैक्सिमम में। मैक्सिमम का मतलब है कोबाल्ट +5 नहीं दिखाता, केवल +2 +3 +4 दिखाना प्रेफर करता है, और उसमें भी जनरली 2 और 3 दिखाता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री याद करिए, तो कोबाल्ट +3 +3 +3 ही पढ़ रहे थे हम लोग मैक्सिमम जगह पर, ठीक है। इसके अलावा कॉपर, कॉपर में दिक्कत क्या है, मैक्सिमम, कि कॉपर +1 के अलावा +2 भी दिखा सकता है। तो ये एक्सेप्शन है, बाकी सब जो है वो इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा इसके ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग
Which of the following element can show only oxidation state, a single oxidation state in compound form, only a single oxidation state in compound form. ऑप्शंस लिख लें, दो ऑप्शन हो सकते हैं इसके ना, एक तो स्कैंडियम और एक जिंक, दो हो सकते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन लिख लें जिंक, दूसरा ऑप्शन लिख लें मैंगनीज, तीसरा ऑप्शन लिख लें कॉपर, चौथा ऑप्शन लिख लें क्रोमियम। तो करेक्ट आंसर अभी कौन सा हो जाएगा? जिंक। फिर से ध्यान रखना, ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन, अगर बोल दे ट्रांजिशन तो फिर आंसर केवल एक होगा स्कैंडियम, क्योंकि जिंक ट्रांजिशन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लिखे, which of the following element can show maximum range of oxidation states? ऑप्शन यही है, मैंगनीज हो जाएगा। which of the following element can show maximum range of oxidation states? और इन्हीं ऑप्शन में से आंसर टिक करना है। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? मैंगनीज। ठीक है, तो अभी ये दो चीजें आप लिख ले, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बहुत सारी बातें और भी बाकी हैं, कल हम लोग फिर डिस्कस करेंगे इसके आगे से। आज जितना पढ़ाएगा उसको फटाफट रिवाइज एक बार कर लेना घर पे जाके, क्योंकि ब्लॉक है, रिवाइज एक बार कर लेंगे। सिंपल सा चैप्टर है, एक बार क्लियर हो जाएगा फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी बेटे।